चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। दोस्तों, ये भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित कुल मिलाकर के 13 वीडियो सेगमेंट्स होंगे, यानी कि एक सीरीज में ये वीडियो चलेगा। कुल मिलाकर के 13 वीडियो इसमें होंगे और इस पूरे 13 वीडियोस के अंदर हम लोग भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मान्य दिशाओं को आधार मानते हुए कौन से ग्रह अथवा ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? किस ग्रह और ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? तो इसमें पहला दिया गया है बुध, दूसरा है अरुण, तीसरा शनि और चौथा शुक्र। तो बुध, अरुण और शनि, शुक्र। तो इसमें से किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? यहाँ पे देखा जाए तो एक अरुण पे होगा पश्चिम से सूर्योदय और दूसरा शुक्र पर होगा। देखते हैं आंसर हमारा क्या है। आंसर 2 और 4 हमने निकाला था, 2 और 4। तो 2 और 4 है ऑप्शन नंबर बी में, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो है वह 3 जनवरी को होती है, अर्थात कि डी आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। ठीक है, इसे उपसौर जिसे कहते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। तो यह न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की इस अवस्था को, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो है वह 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गोलाकार आकृति का प्रमाण नहीं है? अर्थात किस कथन से पृथ्वी की गोलाकार आकृति का प्रमाण नहीं मिलता है? आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है, यदि पृथ्वी चपटी होती तो इसके किनारे खड़े नजर आते, और दूसरा है सूर्योदय सभी स्थानों से एक साथ नजर नहीं आता, तीसरा है सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाली पृथ्वी की परछाई गोलाकार होती है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन है, सी हो जाएगा आंसर, कि सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाली पृथ्वी की परछाई गोलाकार होती है। ठीक है, कौन सा कथन पृथ्वी की गोलाकार आकृति का प्रमाण नहीं है? यह प्रमाण नहीं है, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की परछाई गोलाकार होती है, इससे कोई यह प्रूव नहीं होता है कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। ठीक है, और जो इसके प्रमाण हैं वह है, यदि पृथ्वी चपटी होती तो इसके किनारे जरूर खड़े नजर आते। ठीक है, यह गोलाकार होने का प्रमाण है। सूर्योदय सभी स्थानों से एक साथ नजर नहीं आता, यह भी है एक प्रमाण। और डी जो है, विभिन्न सितारों की ऊंचाई अर्थात कोणीय ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न होती है। तो ये सारे हैं पृथ्वी की गोलाकार आकृति के संदर्भ में प्रमाण है, जबकि सी इसकी सही पुष्टि नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि गोलाकार आकृति की पुष्टि नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों की अवधि समान होती है। नहीं, यह गलत है, दोनों की अवधि समान नहीं होती है। सौर दिवस जो है वह नक्षत्र दिवस से बड़ा होता है, और यह है सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है, यह सही हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर है। तो जब आंसर मिल ही गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक कहते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना भाग दिखाई पड़ता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का लगभग
59% भाग जो है वह दिखाई पड़ता है। 59% भाग हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का क्या हो जाता है? पूछ रहा है द्रव्यमान तथा भार दोनों कम हो जाते हैं। नहीं, यह नहीं होगा। केवल भार में कमी आती है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी से तक पहुंचने में 4.3 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा धूमकेतु पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? प्रत्येक 76 वर्ष के बाद हेली नाम का धूमकेतु या पुछल तारा दिखाई देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, हेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में एक संयुति मास का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों सदा एक ही भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ढूंढना है इसमें। तो चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है कह रहा है, नहीं, और इस वजह से नहीं, और चंद्रमा की घूर्णन दिशा पृथ्वी की घूर्णन दिशा से उलट है, यह भी वजह नहीं है चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ने का। और तीसरा देख लेते हैं, ऑप्शन सी, चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में समान समय लगता है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन करने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में एक ही समान समय लगता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14। ज्वार भित्ति से क्या तात्पर्य है? ज्वार भित्ति से तात्पर्य है, आंसर हमारा हो जाएगा एक नदी के मुहाने से बहाव के विपरीत चलने वाली ज्वार तरंग। ज्वार भित्ति का अर्थ क्या है? एक नदी के मुहाने से बहाव के विपरीत चलने वाली ज्वार तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से कहां सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होंगी? सूर्य की किरणें समकोण पर कभी भी श्रीनगर में नहीं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन डैश होगा? कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डैश से डैश की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। पूछ रहा है डैश से डैश की ओर जाते हुए, तो इस डैश में क्या भरा जाएगा? डॉट डॉट में। तो डैश से डैश में, तो डैश में पहले डैश में भर देंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से और उसके बाद है ध्रुवों की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर और दिन और रात की अवधि में काफी बड़ा अंतर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कर्क तथा मकर रेखा से परे सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती या नहीं है। और दूसरा है अर्थात यह सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है। बिल्कुल सही, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। और उसके बाद है तीसरा, शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, नहीं, ग्रीष्म अयनांत के समय होता है। तो यह गलत है, तो गलत ऑप्शन ही हमें ढूंढना है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। पूछ रहा है निम्न युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? कौन कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीष्म अयनांत जो है, ग्रीष्म अयनांत को 21 मार्च दिखा रहा है, जबकि यह 21 जून होता है। तो यह पहला ही जो है
गलत है, 21 जून होता है, ठीक है, ये गलत है। और दूसरा दिखा रहा है शीत ऐनांत, शीत ऐनांत ये सही है, ये 22 दिसंबर को होता है। आगे बढ़ते हैं, पतझड़ विषुव, पतझड़ विषुव वैसा कुछ है नहीं, तो ये 23 सितंबर नहीं होगा, 21 मार्च है, ठीक है, 21 मार्च। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। कौन कौन से सुमेलित है, सुमेलित नहीं है वह पूछ रहा है, तो पहला सुमेलित नहीं है, पहला सुमेलित नहीं है, और उसके बाद हमारा ये तीसरा जो है यह भी सुमेलित नहीं है, और उसके बाद पहला, तीसरा और चौथा भी हमारा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से 1, 3 और 4 हो जाएगा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 1, 3 और 4, तो ऑप्शन सी है, 1, 3 और 4 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा? ग्रीष्म काल में सबसे लंबा दिन होगा, यह श्रीनगर में होगा सबसे लंबा दिन ग्रीष्म काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। डैश के समय दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है, डैश के समय। अब डैश की जगह पर क्या भरा जाएगा? डैश की जगह पर यहाँ पर शीत ऐनांत भरा जाएगा, क्योंकि शीत ऐनांत के समय दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को, छोटे से छोटे रास्ते से भी अगर यात्रा करनी है तो किसी भी व्यक्ति को देशांतर रेखाओं का पूरी तरह से अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि वह भटकेगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। जब कोई व्यक्ति डैश को डैश से डैश की ओर पार करता है तो तिथि में एक जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तो जब कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तो तिथि में एक जोड़ा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री पूर्व से पश्चिम, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तो उसको एक दिन का फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों का नीचे से ऊपर सही क्रम चुनिए। वायुमंडल की परतों का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम जो है, तो पहला है नीचे क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर आएगा समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से सी सही है, हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। आयतन के दृष्टिकोण से वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैसें डैश हैं। तो कौन सी गैसें सबसे महत्वपूर्ण है आयतन की दृष्टि से? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। कह रहा है अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती हैं। तो अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है वह क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। आंसर हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वायुमंडल में किस परत में तापमान का क्षैतिज वितरण लगभग एक समान होता है? तो समताप मंडल में जो है तापमान का क्षैतिज वितरण वह कुल मिलाकर के लगभग एक समान ही रहता है। तो आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? कौन सी गैस अवशोषित करती है? जैसा कि सभी जानते हैं ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी को क्या कहा जाता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी को ताप पतन दर कहा जाता है, ताप पतन दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30।
डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है, अर्थात डोलड्रम पेटियां जो होती है वह भूमध्य रेखा के पास स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर कौन सी पवनें चलती हैं? तो भूमध्य रेखा की ओर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से जो पवनें चलती हैं वे पवनें होती हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवनें। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवनें, क्योंकि यह उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से चलती है भूमध्य रेखा की ओर और इसलिए यह उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवनें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किन क्षेत्रों को अश्व अक्षांशों के नाम से जाना जाता है? किन क्षेत्रों को अक्षांशों के नाम से जाना जाता है? 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को नहीं, ध्रुवीय वृत्त को भी नहीं, और यहाँ पे 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश जो है यही अश्व अक्षांश कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि किस लिए समताप मंडल जेट विमानों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति वाले होते हैं? तो इसका कारण बताना है। तो कारण यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, नहीं। इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, यह भी नहीं होगा। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, यह भी नहीं होगा। और डी जो है यह सही ऑप्शन है कि इस परत में वायु में ऊपर से नीचे गति नहीं रहती, जिसकी वजह से कोई भी वायुयान सही ढंग से उड़ पाते हैं और इसी कारण कहा जाता है कि यह जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं? कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं यह ढूंढना है। तो यहाँ पे जो नहीं करने वाले कारक हैं वो एक तो ये धरातलीय तापमान और दूसरा पृथ्वी का घूर्णन, ये दोनों पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं। और बाकी प्रभावित करने वाले कारक जो है यह है सौर स्थिरांक और दिन की अवधि। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन 2 और 4 किस में है। 2 और 4 बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? पवनों की गति का निर्धारण वायुदाब प्रवणता से होता है, आंसर हो जाएगा वायुदाब प्रवणता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्षोभ सीमा के निकट सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है? क्षोभ सीमा के निकट सर्वाधिक तापमान जो है वह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है, आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए देखते हैं, पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यह है और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यह भी एक कारण है। सूर्य का घूर्णन नहीं होगा, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कारक है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, यानी कि 2 और 3। तो 2 और 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, आंसर है बी में, तो आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से तलछटी चट्टानों को पहचानिए। तलछटी चट्टानें कौन कौन है इसमें यह पहचानना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो तलछटी चट्टानें हैं, एक तो शैल जो है, तलछटी यानी कि परतदार चट्टानें, तो एक शैल है और दूसरा
सॉरी, दो बार मिस, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। एक तो चूना पत्थर भी है और ये शैल, ये दोनों है परतदार चट्टान है, जबकि ये थोड़ा सा एक दो 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 बार दो लिख गया है, तो थोड़ा इसको माइंड मत कीजिएगा। तो चूना पत्थर और शैल ये दोनों है परतदार चट्टाने। तो देखते हैं आंसर कौन सा होगा। 2 और 3 है, तो ऑप्शन बी में है 2 और 3, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है? आर्द्रता का मापन करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है? स्थायी पवनें नहीं है, यहाँ पे पूर्वी पवन है, यह स्थायी पवन है, पछुआ पवनें भी स्थायी है और व्यापारिक पवनें भी स्थायी हैं। तो यहाँ पे अपवाही पवन जो होती है यह स्थायी नहीं होती है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा अपवाही पवनें स्थायी नहीं है। तो इस प्रकार से समाप्त होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए